हेलो दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं क्लास 10th की जो फ्लेमिंगो बुक है उसमें जो सेकंड चैप्टर है लास्ट स्प्रिंग, उसके क्वेश्चन आंसर्स आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहिएगा कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएँ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। कि जो साहिब है वह उस कचरे के ढेरों में क्या ढूंढ रहा है, वह कहाँ है और कहाँ से आया है। तो आपको पता ही है जो साहिब है उसका काम क्या है, कचरा बीनने का काम है, कचरे में कुछ कीमती चीजें ढूंढता रहता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, साहिब इज लुकिंग फॉर गोल्ड। अब यहाँ पर जो गोल्ड शब्द है वो आपने जब टेक्स्ट पढ़ा, बुक में से जब लेसन पढ़ा तो उसमें क्या लिखा हुआ था, गोल्ड। लेकिन जो गोल्ड है उसका मतलब क्या है, रुपीज या थिंग्स दैट कैन बी यूज्ड, या तो रुपए या फिर कुछ चीजें जिनका उपयोग किया जा सकता है, और सोल्ड या फिर बेची जा सकती हैं टू गेट ए लिटिल मनी, यानी थोड़ा पैसा प्राप्त करने के लिए। तो इन चीज़ों को साहिब ढूंढ रहा है इन द गार्बेज डंप्स, कचरे के ढेरों में। अब वो है कहाँ, तो ही इज इन सीमापुरी इन दिल्ली। वह सीमापुरी में है और ये जो सीमापुरी है वो कहाँ है, दिल्ली में है, उसकी पर्दी पर है। ही हैज़ कम फ्रॉम ढाका, वह कहाँ से आया है, ढाका, जो कि कहाँ है, बांग्लादेश में। और कब आया है, इन 1971 यानी 1971 में आया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, What explanation does the author offer for the children not wearing footwear? यानी इस पाठ की जो ऑथर हैं वो कौन सी व्याख्या या एक्सप्लेनेशन देती हैं किस चीज़ के लिए, कि जो बच्चे हैं ये फुटवियर्स नहीं पहन रहे हैं, यानी जो चप्पल जूते नहीं पहन रहे हैं, उसकी क्या व्याख्या करके बताती हैं लेखिका अनीस जंग जी। तो इसका आंसर क्या बनेगा, द ऑथर ऑफर्स एक्सप्लेनेशन फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर। ये तो यहाँ से क्वेश्चन में से ली बात। अब वो एक्सप्लेनेशन क्या देती हैं और कहती हैं दैट इट इज़ नॉट द लैक ऑफ मनी, कि यह पैसे की कमी नहीं है, बट इट इज़ ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट, बल्कि यह तो नग्न पैर रहने की क्या है, एक परंपरा है। अलावा और क्या कहती हैं वो, सी थिंक्स दैट इट मे बी एन एफर्ट टू शो देयर परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। वह सोचती हैं कि यह एक गरीबी की स्थायी अवस्था को दिखाने का एक प्रयास हो सकता है। कि जो क्वेश्चन है, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। अब यहाँ पर पूछा गया है कि उस टी स्टॉल पर जो साहेब है वो काम कर रहा है, क्या उस काम को करके वो खुश है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है। तो आंसर क्या बनेगा, जाहिर सी बात है, हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। तो आंसर क्या बनेगा, नो साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट अ टी स्टॉल, यानी कि जो साहिब है वह उस चाय की दुकान पर काम करके खुश नहीं है। ही इज पेड 800 रुपीज़, उसको 800 रुपये दिए जाते हैं, एंड ऑल हिज मील्स, और उसके तीनों भोजन दिए जाते हैं, मतलब सभी खाने दिए जाते हैं। ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम, अब उसको देखो 800 रुपये भी मिल रहे हैं और उसको खाना भी मिल रहा है, लेकिन अब उसकी क्या हो गई है, स्वतंत्रता खत्म हो गई है। नाउ ही इज नॉट हिज ओन मास्टर, अब वह खुद का स्वामी नहीं बचा है। द कनिस्टर सिम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, उसके लिए उसके हाथ में जो भी कनिस्टर है ना, वह उसके उस प्लास्टिक बैग से भी अधिक भारी प्रतीत होता है। हिज फेस हैज लॉस्ट केयर फ्री लुक, उसका जो चेहरा है वह भी उस केयर फ्री लुक को खो चुका है, यानी जो लापरवाह तरीके से पहले रहा करता था वो ऐसा नहीं बचा है। अब उसके ऊपर क्या आ गई है, जिम्मेदारी आ गई है। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि फिरोजाबाद शहर को फेमस बनाती है। तो क्या चीज़ है, ये आप अच्छी तरह जानते ही हैं। द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल, इसकी चूड़ियों के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, यानी कि फिरोजाबाद का प्रत्येक दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यह भारत के शीशा धमन उद्योग का केंद्र है, सेंटर है। मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, यानी जो शीशे की चूड़ियाँ बनाने का ये जो उद्योग है, इसमें काम करने के जो हजार्ड्स हैं, जो जोखिम हैं, जो खतरे हैं, वो आपको बताने हैं क्या क्या खतरे हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या बनेगा, देर आर मैनी हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, यानी कि ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करने के
अनेकों जोखिम हैं, खतरे हैं। क्या क्या हैं? बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर पेरेंट्स वर्क इन डार्क एंड डिंगी सेल्स, कि जो लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ में उन अंधेरी सेल्स यानी कि कोठरियों में काम करते हैं, विदाउट प्रॉपर एयर एंड लाइट, जिन कोठरियों में प्रॉपर लाइट और एयर भी नहीं है। सो दे ओपन लॉस देयर आई साइट, इसलिए प्राय वो अपनी दृष्टि खो देते हैं, बिफोर दे बिकम एडल्ट, वो एडल्ट यानी कि वयस्क बने उससे पहले ही। इवन द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग ग्लास बेंगल्स, यहाँ तक कि जो कांच की चूड़ियों की पॉलिश करने से निकलने वाली जो डस्ट है, इज इंजूरियस, वह भी कैसी है? हानिकारक है। टू आइज एंड लंग्स, किसके लिए हानिकारक है? उनकी आंखों के लिए। और आपको पता ही है धूल तो किसी भी चीज़ की हो, लंग्स के लिए यानी फेफड़ों के लिए हानिकारक होती है। दे वर्क विद हाई टेम्परेचर फर्नेसेज, वो उच्च तापमान वाली भट्टियों के साथ में काम करते हैं। दैट इज ऑल्सो डेंजरस, और ये वाली बात भी बहुत खतरनाक है। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू डार्क देन द लाइट, उनकी जो आंखें हैं वो प्रकाश के बजाय अंधेरे के प्रति अधिक एडजस्टेड हैं। तो ये सारे हजार्ड्स हैं, ये सारे जोखिम हैं। जो अगला क्वेश्चन है, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, कि जो मुकेश का एटीट्यूड है इस सिचुएशन के लिए वह उसके परिवार से किस तरीके से भिन्न है। तो मुकेश इज बॉर्न इन ए पुअर फैमिली, जो मुकेश है वह एक गरीब परिवार में जन्मा है। हिज होल फैमिली इज एंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स, उसका पूरा परिवार चूड़ियाँ बनाने के काम में लगा हुआ है। सो ही हैड सीन नथिंग बट बेंगल्स, इसलिए उसने चूड़ियों के अलावा कुछ देखा ही नहीं है। हिज फादर हैज टॉट हिम ओनली मेकिंग बेंगल्स, उसका जो पिता है उसने केवल उसको क्या सिखाया है? चूड़ियाँ बनाना सिखाया है। मुकेश हैज डिफरेंट एटीट्यूड टू दिस सिचुएशन, मुकेश का इस स्थिति के प्रति भिन्न एटीट्यूड है। ही वॉन्ट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक, वह जो मुकेश है वो क्या बनना चाहता है? एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। टू ड्राइव कार्स, और क्या करना चाहता है? कार्स चलाना चाहता है। और जबकि जो उसका पूरा परिवार है वो तो किस में लगा हुआ है? चूड़ी बनाने के काम में। उस लाइन से हटकर के जो मुकेश है कुछ अलग करना चाहता है। दाओ गैराज इज फार अवे फ्रॉम हिज होम, यद्यपि जो गैराज है वह उसके घर से काफ़ी दूर है, लेकिन वह कहता है कि ही विल गो टू गैराज एंड लर्न, वह उस गैराज जाएगा और वहाँ जा कर के सीखेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज, यानी कि गाँव से शहरों की ओर लोगों के माइग्रेशन करने के कारण क्या हो सकते हैं? माइग्रेशन मतलब प्रवास करने के, जैसे गांव से लोग कमाने के लिए शहरों में चले जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? माइग्रेशन यानी प्रवास बोलते हैं। हालांकि ये जो क्वेश्चन है वह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बजाय जो दूसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बन सकता है वो क्या बन सकता है कि व्हाई डिड मुकेश फैमिली माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका या बांग्लादेश, कि जो मुकेश का परिवार है वह ढाका से माइग्रेट क्यों हुआ? ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है इसके बजाय। तो उसका आप आंसर क्या लिख सकते हैं? मुकेश फैमिली माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका टू सीमापुरी बिकॉज द स्टॉर्म्स स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम, क्योंकि तूफान वहाँ पर आए वे उनके घरों और उन खेतों को बहा ले गए। घरों खेतों को तो क्या बहा ले गए, लेकिन उनके जो घर थे उनको उस तूफान ने नष्ट कर दिया। तो अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या बनेगा? माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटीज इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, कि जो गांव के लोग हैं वो शहरों की ओर माइग्रेट क्यों करते हैं? इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड यानी कि जीविका की तलाश में। मोर पीपल लिव इन द सिटीज, यानी कि शहरों में ज़्यादा लोग रहते हैं। सो देयर इज मोर अपॉर्चुनिटीज टू गेट जॉब और वर्क, यानी कि वहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं तो वहाँ पर काम मिलने के ज़्यादा अवसर हैं। बेसिक फैसिलिटीज लाइक मेडिकल एजुकेशन एक्सेट्रा आर नॉट अवेलेबल इन द विलेजेज, यानी कि गांव में ये जो चिकित्सा शिक्षा जैसी जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनकी कमी होती है। सो पीपल माइग्रेट टू सिटीज इन सर्च ऑफ सच फैसिलिटीज, इसलिए जो गांव के लोग हैं इस प्रकार की सुविधाओं के लिए शहरों की ओर माइग्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
वुड यू एग्री दैट प्रोमिसेस मेड टू पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली केप्ट? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि गरीब बच्चों के लिए जो प्रॉमिस यानी कि जो वायदे किए जाते हैं आर रेयरली केप्ट, उनको मुश्किल से ही पूरा किया जाता है यानी कि पूरा नहीं किया जाता है? वाई डू यू थिंक दिस हैपन्स इन द इंसिडेंट्स नरेटेड इन द टेक्स्ट? ऐसा आप क्यों सोचते हैं कि जो यहाँ पाठ में जो इंसिडेंट्स बताए गए हैं यानी जो घटनाएं बताई गई हैं वो क्यों होती हैं? तो इसका आंसर क्या बनेगा? द प्रोमिसेस मेड टू द पुअर आर रेयरली केप्ट, यानी कि जो गरीबों के लिए जो वायदे किए जाते हैं वो मुश्किल से ही पूरे किए जाते हैं। द ऑथर आस्क साहिब, जैसा कि एक उदाहरण हमारे इस पाठ में भी था, लेसन में भी था। ऑथर आस्क साहिब, जो ऑथर है वह साहिब से पूछती है हाफ जोकिंग यानी कि मजाक करते हुए, वेदर ही विल कम टू स्कूल, कि क्या वह उसके स्कूल आएगा। इफ सी स्टार्ट्स वंस, यदि वह कोई स्कूल शुरू कर दे तो। साहिब एग्रीज टू डू सो, और ये जो साहिब है वो इस काम के लिए सहमत भी हो जाता है। फ्यू डेज लेटर ही आस्क्स, वह कुछ दिनों के पश्चात पूछता है कि इफ़ द स्कूल इज रेडी, कि क्या तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया क्या। तो द ऑथर फील्स सॉरी फॉर हैविंग मेड ए प्रॉमिस, यानी कि इस प्रकार का वादा करने के लिए, दैट वॉज नॉट मीन्ट, जिसका कोई मतलब ही नहीं था। प्रोमिसेज लाइक हर्स अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ देयर ब्लीक वर्ल्ड, उनकी इस खाली दुनिया में उसके जैसे जो प्रॉमिस हैं, वादे हैं, वो भरे पड़े हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट फोर्सेज कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी, यानी ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो कॉन्स्पायर यानी कि षड्यंत्र रचती हैं टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद, कि ये जो वर्कर्स हैं वो कहाँ पर लगे रहें, फिरोजाबाद की इस चूड़ी बनाने के उद्योग में ही लगे रहें, इन पॉवर्टी यानी कि गरीबी की स्थिति में ही। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इनको फोर्स करती हैं? तो इसका आंसर क्या बनेगा? फोर्सेज लाइक द मिडिल मैन, यानी कौन कौन सी ताकत हैं? मिडिल मैन यानी कि बिचौलिए या मध्यस्थ, द पुलिसमैन पुलिस वाले, द कीपर्स ऑफ लॉ यानी कि कानून के रखवाले, द ब्यूरोक्रेट्स यानी कि नौकरशाह, एंड द पॉलिटिशियंस और ये राजनेता, कॉन्स्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल्स इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। तो इस तरीके से आपको ये आंसर लिखना है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम, आपकी राय में जो मुकेश है वह अपने ड्रीम को किस तरीके से रियलाइज कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वही रहने वाला है। उसमें भी यही बातें लिखी गई हैं उसके ड्रीम से रिलेटेड, तो आप जो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है वही इसमें लिख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, यानी कि ग्लास बेंगल इंडस्ट्री के जो जोखिम हैं, जो खतरे हैं, उनका आपको उल्लेख करना है, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर में इनका उल्लेख कर चुके हैं। वही बातें यहाँ पर रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है, वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड, एंड ये यहाँ पर वाई नहीं है, ये यहाँ पर क्या है, हाउ, यहाँ पर हाउ आएगा। तो क्या आएगा यहाँ पर, हाउ। तो जो चाइल्ड लेबर है वो क्यों एलिमिनेट किया जाना चाहिए, यानी कि उसको क्यों हटाया जाना चाहिए, एंड हाउ, और किस तरीके से हटाया जाना चाहिए, यहाँ पर हाउ। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ये जो क्वेश्चन है वह बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके पीछे रीजन ये है कि आपके जो क्लास 12th में पैराग्राफ राइटिंग आता है, उस पैराग्राफ राइटिंग में आपसे चाइल्ड लेबर के ऊपर एक पैराग्राफ लिखवाया जा सकता है, तो आप वहाँ पर इस बात को लिख सकते हैं। तो उससे लिए यह है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसका आंसर क्या बनेगा? चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड, जो चाइल्ड लेबर है, बाल श्रम है, उसे हटाया जाना चाहिए। बिकॉज यानी क्योंकि चिल्ड्रन एम्प्लॉयड एट द टेंडर एज, यानी कि जो बच्चे हैं उनको उनकी टेंडर एज यानी कि जो कोमल सी उम्र है उसी पर एम्प्लॉयड यानी कि लगा दिया जाता है, किसमें? एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स, यानी घरेलू नौकरों के रूप में। डिशवाशर्स एट द रोड साइड, ढाबाज, जो रोडों की बगल में जो ढाबे होते हैं उन पर बर्तन मांजने वाले के रूप में। इन हजार्डस इंडस्ट्रीज, और जो जोखिमपूर्ण उद्योग हैं उनमें। मेकिंग ग्लास बेंगल्स, चूड़ियाँ बनाने के काम में। टीज, क्रैकर्स और पटाखे या फिर वीडी बनाने के काम में, एक्सेट्रा, इन कामों में लगा दिया जाता है। लॉस द चार्म ऑफ द स्प्रिंग ऑफ देयर लाइफ, इस वजह से ये जो बच्चे हैं, लॉस यानी कि खो देते हैं, द चार्म यानी कि उस आकर्षण को, ऑफ
द स्प्रिंग ऑफ देयर लाइफ, जो उनकी लाइफ का, उनके जीवन का जो स्प्रिंग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बचपन। बचपन को क्या कहा जाता है, स्प्रिंग कहा जाता है। तो वो अपने उस बचपन, अपने जीवन के बचपन का वो चार्म खो देते हैं। और आगे देखिए और क्या है, देयर चाइल्डहुड इज स्टोलन, उनका जो बचपन है वो चुरा लिया जाता है। बर्डन्ड बाय द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क, और उन पर काम की जिम्मेदारी डाल दी जाती है। दे बिकम एडल्ट्स टू सून, और वो बहुत जल्दी ही वयस्क हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर अंडर नरिश्ड, उनमें से अधिकांश लोग तो कैसे होते हैं, अंडर नरिश्ड होते हैं, उनको पूरा पोषण ही नहीं मिलता है। इल फैड, और उनको पूरा खाना नहीं मिलता है। अंडर एजुकेटेड, अशिक्षित रह जाते हैं। एंड पुअर, और कैसे रह जाते हैं, गरीब रह जाते हैं। दे हैव ए स्टंटेड ग्रोथ, और जो उनकी ग्रोथ है, जो उनका विकास है, वो पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए जो ये चाइल्ड लेबर है उसका एलिमिनेट होना बहुत ही आवश्यक है। अब उसको हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर तरीका है। चाइल्ड लेबर कैन बी एलिमिनेटेड बाय मेकिंग इफेक्टिव लॉज फॉर इट, कि इसके लिए प्रभावी कानून बनाए जाएं पहली बात तो, एंड बाय एनफोर्सिंग दीज लॉज स्ट्रिक्टली, और ये जो कानून बनाए जाए ना, इनको एनफोर्स भी किया जाए, लागू भी किया जाए, और वो भी कैसे, स्ट्रिक्टली, यानी कि सख्ती से इनको लागू किया जाए। तो इस तरीके से हम चाइल्ड लेबर का उन्मूलन कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपके लिए जो वीडियो है वह हेल्पफुल रहा होगा, और यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को अपने अन्य साथियों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ये काम आप अवश्य कर लीजिए, ताकि आगामी जो वीडियोज़ हैं वो आप तक समय पर पहुँच सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।